साइंटिस्ट क्रिएटर। तो आप लोगों के टॉप 35 क्वेश्चन की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसकी आज ये लास्ट क्लास है और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न की लास्ट क्लास है। इसमें जितने भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अति लघु उत्तरीय, जिसमें से आप लोगों के एग्जाम में आ सकते थे, वो सारे इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवा दिए गए हैं। तो अगर किसी ने वो पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करवाए गए हैं और वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो टॉप 35 में से पहला क्वेश्चन है, कपड़ों को सुखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कपड़ों को सुखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखते हैं कि कपड़ों को सुखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कपड़ों को सुखाने के लिए धूप व शुष्कों का प्रयोग किया जाता है। शुष्कों में दो प्रकार के परिचालन होते हैं। कौन से होते हैं? निम्न ताप की वायु को उच्च गति से परिचालित करना और उच्च तापमान की वायु को धीमी गति से परिचालित करना। अगला क्वेश्चन है, अस्पतालों में किस प्रकार के कपड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो सूती एवं पक्के रंग वाले कपड़े प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अतिथि देवो भव का निहितार्थ क्या है? अतिथि देवो भव का अर्थ क्या होता है? तो अतिथि देवो भव का अर्थ होता है अतिथि भगवान होते हैं। भारतीय सभ्यता में अतिथियों को भगवान के समान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अतिथि चक्र कब प्रारंभ होता है? अतिथि चक्र कब प्रारंभ होता है और इसकी कितनी अवस्थाएं होती है? तो अतिथि चक्र होटल में अतिथियों के पहुंचने के पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली है आगमन पूर्व अवस्था, दूसरी आगमन अवस्था, तीसरी है कमरे पर आधिपत्य और चौथी है प्रस्थान। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं अतिथि चक्र में। अगला क्वेश्चन है, अतिथि चक्र की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? तो अतिथि चक्र की अंतिम अवस्था प्रस्थान है, जिसमें अतिथि आवास छोड़ने, बाहर जाने या चेकआउट के लिए तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में विभिन्न विभाग कौन से होते हैं? तो आतिथ्य प्रबंधन विभाग कौन से होते हैं? पहला है प्रमुख कार्यालय, दूसरा गृह व्यवस्था विभाग, तीसरा खाद्य एवं पेय पदार्थ, चौथा सहायक सेवा विभाग। तो ये 4 विभाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक के कार्य बताइए। प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक के कार्य कौन से होते हैं? तो वह सभी आने वालों से मिलता है और उनका स्वागत करता है, सही तथा शीघ्र आवास की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है, वह कमरे में आधिपत्य की जांच करता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं और सेवाओं को अपने या अन्य के प्रयोग हेतु खरीदता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मिलावट किस प्रकार की जाती है? तो जब उत्पाद में कुछ पदार्थ अलग से मिलाए जाते हैं या उत्पाद में से कुछ पदार्थ निकाल लिए जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप उत्पाद की गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाता है और उसे क्या बोला जाता है? मिलावट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मिलने वाले अधिकारों के नाम लिखिए। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कितने अधिकार मिलते हैं उपभोक्ताओं को? तो 6 अधिकार दिए गए हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सूचना संबंधी अधिकार, सुने जाने का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो ये सारे 6 अधिकार जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो क्या है? तो भारतीय मानक ब्यूरो क्या है? ISI मार्क की स्थापना वर्ष 1947 में भारतीय मानक संस्थान के रूप में की गई है, जो अब भारतीय मानक ब्यूरो कहलाता है। इसके द्वारा उन निर्माताओं को लाइसेंस जारी किया जाता है जिनके उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं तथा उनके मानकों को पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिक्री संवर्धन योजना क्या है? बिक्री संवर्धन योजना क्या है? राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा आपसी स्पर्धा के कारण दामों में छूट, मुफ्त उपहार कूपन, पुराने सामान के बदले नए सामान आदि जैसी अनेक बिक्री प्रक्रियाओं के अपनाने को बिक्री संवर्धन योजना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एगमार्क और फल उत्पाद आदेश के बारे में बताइए। तो एगमार्क और फल उत्पाद आदेश मानक भारत सरकार द्वारा लागू किए गए। ये विशेष रूप से खाद्य उत्पाद से संबंधित है। यह विभिन्न फल उत्पादों के लिए धातु संबंधी संदूषकों और परिरक्षकों की सीमा का भी निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क योजना किसकी लेबलिंग के लिए शुरू की गई है? तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा घरेलू उत्पादों की लेबलिंग के लिए इको मार्क योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत साबुन, डिटर्जेंट, कागज, पैकेजिंग सामग्री, प्लास्टिक आदि उत्पाद आते हैं। किसके अंतर्गत? इको मार्क योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के किन्हीं 3 कर्तव्यों को बताइए। तो पहला है, उन्हें सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों और वैधानिक प्रावधानों के विषय में जानकारी का अपडेट करते रहना चाहिए। दूसरा,
अपने प्रत्येक लेन देन तथा खरीदारी का ईमानदारी से भुगतान करें। तीसरा, उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मार्क चिन्ह वाले उत्पाद ही खरीदें। अगला क्वेश्चन है, विकास का क्या अर्थ है? विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ अधिकांश व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में बिना शोषण या हिंसा के स्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाना है। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार को परिभाषित कीजिए। जनसंचार क्या होता है? जनसंचार से आशय सूचना एवं विचारों के प्रसार से है। जनसंचार के प्रमुख साधन रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र एवं कंप्यूटर आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास संचार का क्या अर्थ है? विकास संचार का क्या अर्थ है? तो विकास संचार का अर्थ संचार की क्षमता को सामाजिक विकास तथा उसके उत्थान के लिए उपयोग में लाना है। विकास संचार शब्द का प्रयोग सबसे पहले वर्ष 1972 में नोरा क्यूबाल ने किया था। विकास संचार की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। तो यह नंबर 1, यह सामाजिक आर्थिक विकास तथा सामान्य जन समुदाय की सुख शांति की ओर उन्मुख है। दूसरा, इसका उद्देश्य समुदाय को सूचना देना तथा शिक्षित करना है। अगला क्वेश्चन, विकास संचार की प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। तो विकास संचार की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? पहला, अभियान। दूसरा, रेडियो तथा टेलीविजन। तीसरा, मुद्रण माध्यम। चौथा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता की अपेक्षा रेडियो प्रसारण को अधिक प्रभावी माना जाता है, क्यों? रेडियो प्रसारण पत्रकारिता की अपेक्षा अधिक लाभदायी है क्योंकि इसका उपयोग अधिक से अधिक व्यक्तियों, विशेष रूप से निम्न साक्षरता स्तर के लोगों के लिए किया जाता है। यह चल माध्यम है, अर्थात यह कार्य के दौरान या आराम के समय भी श्रोता के पास रहता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एक समावेशी शब्द है जिसमें कंप्यूटर का हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, अंकीय प्रसारण तथा दूर संचार प्रौद्योगिकियां सम्मिलित हैं। इसका उपयोग व्यक्तियों को सूचना या जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकास संचार एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में सफल होने के लिए किन योग्यताओं का होना आवश्यक है? तो विकास संचार एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता के लिए संज्ञानात्मक कौशल, तकनीकी कौशल, प्रश्न पूछने की योग्यता, यात्रा में रुचि और तथा कंप्यूटर योग्यता का होना आवश्यक है। तो अगला क्वेश्चन है, विकास संचार क्या है और विकास में इसकी क्या भूमिका है? तो विकास संचार से आशय संचार की क्षमता को सामाजिक विकास एवं उसके उत्थान हेतु प्रमुख की भांति प्रयोग में लाना है। यह सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रक्रियाओं, योजनाओं तथा संचार के नियमों के क्रमानुसार उपयोग की प्रविधि है। अगला क्वेश्चन, समुदाय रेडियो आकाशवाणी को ऑल इंडिया रेडियो AIR के नाम से भी जाना जाता है, से किस प्रकार भिन्न है? तो समुदाय रेडियो आकाशवाणी से किस प्रकार से भिन्न है? तो समुदाय रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम एक सीमित क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चलाए जाते हैं, जो जनहित के स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित एवं स्थानीय भाषा में होते हैं। इसका संचालन एवं नियंत्रण स्थानीय लोगों द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निगमित संप्रेषण क्या है? निगमित संप्रेषण क्या है? तो निगमित संप्रेषण को सभी आंतरिक और बाह्य संप्रेषणों के प्रबंधन और संगठन में सम्मिलित गतिविधियों के समूह के रूप में वर्णित किया गया है, जिनका डिजाइन अनुकूल प्रारंभिक बिंदुओं के सृजन के लिए बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निगमित संप्रेषण में कितने प्रकार के संप्रेषणों का प्रयोग किया जाता है? तो कितने प्रकार के प्रयोग किया जाएगा? पहला है आंतरिक संप्रेषण, दूसरा है बाह्य संप्रेषण। 2 प्रकार के संप्रेषणों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक संप्रेषण किनके बीच होता है? तो आंतरिक संप्रेषण किनके बीच होता है? आंतरिक संप्रेषण संगठन के नियोक्ता और कर्मचारियों के मध्य होता है। यह किसी संगठन को बांधे रखने, कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने, पारदर्शिता को कम करने में महत्वपूर्ण समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य संप्रेषण किससे संबंधित होता है? तो बाह्य संप्रेषण संगठन के सदस्यों एवं संगठन के बाहर सदस्यों के मध्य होता है। तो आंतरिक सदस्यों के मध्य होगा और बाह्य संप्रेषण बाह्य सदस्यों के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंपर्क को परिभाषित कीजिए। तो जनसंपर्क का अर्थ है जनता से संपर्क रखना। यह अलग अलग लोगों के लिए भिन्न होता है। यह एक कला भी है और विज्ञान भी। इसमें कला का सौंदर्य तथा भावात्मक एवं विज्ञान की पद्धति है।
अगला क्वेश्चन है जनसंपर्क की गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो पहला है प्रेस से संबंध, दूसरा विज्ञापन देना, तीसरा प्रकाशन करना, चौथा अन्य संचार माध्यमों से समन्वय और पांचवा है जनसंपर्क के संघटक। तो जनसंचार की गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र ये 5 क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंपर्क के किन्हीं 3 सिद्धांतों को लिखिए। तो पहला है सच बताइए, दूसरा है काम द्वारा सिद्ध कीजिए, तीसरा है ग्राहकों को सुनिए। ये 3 सिद्धांत होते हैं जनसंपर्क के। अगला क्वेश्चन है प्रभावी संप्रेषक बनने के लिए व्यक्ति में कौन सा कौशल होना अनिवार्य है। तो कौन से कौशल होने चाहिए? प्रभावी संप्रेषक बनने के लिए व्यक्ति में श्रवण कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल, समझौते का कौशल, प्रस्तुतिकरण कौशल, निर्णय लेने का कौशल, समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन आदि कौशलों का होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या होता है। तो अंतर्वैयक्तिक कौशल किसी व्यक्ति की व्यापारिक संगठनों के अंदर सामाजिक संप्रेषण और बातचीत द्वारा संचालन करने की योग्यता का माप है। ये क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक कौशल होता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, समय प्रबंधन क्या है। समय प्रबंधन क्या होता है? समय प्रबंधन सिद्धांतों, प्रचालनों, कौशलों, साधनों और कार्य करने की पद्धतियों का एक समूह है जो जीवन की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से समय का अधिक मूल्य प्राप्त करने में सहायक है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय का उपयोग करना एक कौशल है। तो ये सब क्या कहलाएगा? समय प्रबंधन कहलाएगा। तो ये रही आप लोगों की टॉप 35 क्वेश्चन की अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की लास्ट क्लास। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब मैंने कवर करवा दी हैं। तो आप लोगों को अगर वो क्लासें आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सभी क्लासें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और एग्ज़ाम से पहले अगर ये सारी क्लासें आप लोगों ने देख ली और जितने भी विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन बताए हैं अगर वो सब आप लोगों ने कवर कर लिए, कंप्लीट कर लिए, पढ़ लिए, तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और अब इसके बाद आप लोगों को एक मैराथन क्लास मिलेगी, जैसे आप लोग तमिल में देख सकते हैं। तो गृह विज्ञान कक्षा 12 की मैराथन मिलेगी और टॉप 100 क्वेश्चन उसमें बहुविकल्पी प्रश्न करवाए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आपको उसमें से 20 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। और इसी क्लास से आपको 20 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में देखने को मिलेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।